नमस्कार दोस्तों, नौकरी घर में आप सबका स्वागत है। तो हमने पिछली कक्षा में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देख लिया था। उसके गुणात्मक और मात्रात्मक उपकरण के बारे में देखा था। तो मात्रात्मक उपकरण में हमने एसएलआर, सीएलआर यानी रिजर्व रेशियो और ओपन मार्केट और भी बहुत सारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है ना, एमएसएफ, ये सारी हमने थोड़ा थोड़ा लिखा था कि हाँ ये मैं आगे बताऊंगा। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको रिजर्व रेशियो बताएंगे यानी सीआरआर और एसएलआर। तो इसको हम बोलते हैं रिजर्व रेशियो। इसमें दो चीजें आती हैं, सीआरआर, सीआरआर इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। आज हम इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सीआरआर के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि मॉनेटरी पॉलिसी में कि उसके उद्देश्य के बारे में जाना था कि कैसे हम तरलता को सुनिश्चित करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के जो उपकरण हैं उनका यूज करते हैं। तो उनके उपकरण में से एक उपकरण ये है सीआरआर। तो क्या होता है कि बैंक के पास जितना भी जमा होता है, एनडीटीएल हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, तो जितना भी एनडीटीएल होता है उसका कुछ परसेंट जो आरबीआई निश्चित करती है, आरबीआई कैश के रूप में अपने पास रखती है, उसी को हम बोलते हैं सीआरआर। और वो जो कैश के रूप में अपने पास रखती है उसका वो कोई इंटरेस्ट बैंक को नहीं देती है। तो उससे क्या होता है कि जब बैंकों के पास ज़्यादा तरलता या ज़्यादा मनी उपलब्ध हो जाती है तो क्या करती है कि अगर ज़्यादा उनके पास पैसा होगा तो वो कम ब्याज पे बाजार में लोन उपलब्ध करवा देंगे, जिससे क्या होगी कि तरलता बढ़ेगी, और तरलता बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या करती है कि उनका जो टोटल एनडीटीएल है उनका कुछ परसेंट अपने पास रख लेती है। तो उसको जो अपने पास रखती है उसी को हम बोलते हैं सीआरआर। अच्छा, प्रेजेंट में ये 4% है, ये बढ़ता रहता है, बढ़ता घटता रहता है मार्केट के हिसाब से। अभी ये 4% है। अच्छा, सीआरआर के बारे में और भी, ये सिर्फ कैश के रूप में, ओनली कैश के रूप में आरबीआई लेती है। ठीक, सीआरआर जो है ये शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, ये मीडियम टर्म उपकरण है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। अच्छा, इसी में अभी एक नई टर्म जुड़ी है जो कि करंट में काफी फेमस भी हुई, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल सीआरआर। तो इंक्रीमेंटल सीआरआर क्या होता है वो हम देखते हैं। इंक्रीमेंटल सीआरआर हुआ गया था कि जब हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंकों के पास अचानक से ही बहुत सारी मुद्रा इकट्ठा होने लगी थी, बहुत सारे पैसे उनके पास आ गए थे। अब इतने सारे पैसे अगर बैंकों के पास आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वो उनका क्या करेंगे कि उनसे वो पैसे कमाने चाहेंगे, उनको कम दाम या कम ब्याज पे मार्केट में उपलब्ध करवाते। तो मार्केट में जब अगर वो उपलब्ध करवाते तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता, इन्फ्लेशन बढ़ता तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाती। तो फिर ये टर्म लाया गया कि इंक्रीमेंटल सीआरआर। तो इसमें ये किया गया था कि सितंबर 16 से नवंबर 11 तक, सितंबर 16 से नवंबर 11 तक जितना भी बैंकों के पास जमा था डिमोनेटाइजेशन के टाइम, जितना भी बैंकों के पास जमा था वो सारा का सारा, जितना भी इन दो डेटों के बीच जितना भी पैसा उन बैंकों के पास आया, वो सारा का सारा पैसा इंक्रीमेंटल सीआरआर के रूप में आरबीआई ने अपने पास रख लिया। तो वहां से ये टर्म आई इंक्रीमेंटल सीआरआर। अभी 2020 में क्या हुआ था कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो एमएसएमई हैं हमारी, उनको प्रमोट करने के लिए
आरबीआई ने एक पॉलिसी बैंकों की समझ रखी थी कि आप जो भी इनको लोन देंगे, जिन पैसों का आप लोन देंगे या जिन डिपॉजिट से आप उनको लोन देंगे, एमएसएमई को, ऑटोमोबाइल्स को, हाउस बैंकिंग को, उनका हम सीआरआर कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप उनका सीआरआर 0 होगा। तो ये करंट की न्यूज थी, इसको याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि एसएलआर क्या होता है। तो एसएलआर के बारे में जानते हैं। एसएलआर भी एक निश्चित राशि है जो रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अपने पास रखती है। तो सीआरआर में हमने देखा था कि आरबीआई सिर्फ कैश के रूप में अपने पास रखती थी, जो भी रखती थी। एसएलआर में क्या होता है कि बैंकों की जो एनडीटीएल होती है उसका कुछ एक निश्चित अनुपात जो कि आरबीआई ही तय करती है वो अपने पास रखती है, और जो बैंक रख सकती है। और सीआरआर में क्या था कि जो राशि थी वो आरबीआई रखती थी, एसएलआर में आरबीआई नहीं रखती है। एसएलआर में बैंक अपने पास स्वयं रखते हैं और वो इसको गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में या फिर सरकारी प्रतिभूतियों, सरकारी प्रतिभूतियों के फॉर्म में भी रख सकते हैं। एक टर्म और इसमें जुड़ी थी कि अगर आपका सीआरआर ज्यादा है, जितना कि आरबीआई ने तय किया हुआ है, उससे ज्यादा अगर आपने जमा कर रखा है, तो जितना ज्यादा आपने जमा कर रखा है वो भी आपका एसएलआर में काउंट होगा। तो ये भी होता है। तो एसएलआर में क्या होता है कि हमने देखा कि बैंक का कुछ निश्चित राशि जो है, जो आरबीआई तय करती है, उसके एनडीटीएल में से हटा के बैंक अपने पास रख लेती है और उसका वो यूज नहीं कर सकती है, एसएलआर का यूज नहीं कर सकती है। तो अच्छा, ये होता क्या है कि जब अगर बैंक को दे दिया गया है कि आप खुद ही रखिए, या गोल्ड के फॉर्म में रखिए, कैश के फॉर्म में रखिए, सरकारी प्रतिभूतियों के फॉर्म में रखिए, तो होता क्या है कि बैंक ज्यादातर गोल्ड या सरकारी प्रतिभूतियों के ही फॉर्म में रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि अगर वो गोल्ड में रखती है तो गोल्ड का दाम भी बढ़ता है, जैसे जैसे अगर गोल्ड पुराना होता है तो दाम उसके घटते बढ़ते रहते हैं, तो उनको यहाँ फायदा हो जाता है। सरकारी प्रतिभूतियां अगर रखेंगी तो सरकार उनको उस पर एक ब्याज देगी, तो इसलिए वो सरकारी प्रतिभूतियों में ज्यादा रखती हैं। तो अच्छा, अब इससे क्या होता है कि हमारा तो जो मेन एम था वो ये था कि हम मार्केट में तरलता को सुनिश्चित करें, उसको कंट्रोल करें। तो होता क्या होगा, जब हम बैंक अगर गोल्ड के फॉर्म में या सरकारी प्रतिभूतियों के फॉर्म में एसएलआर को रखेगी तो ये सारा पैसा तो मार्केट में ही जाएगा। अगर बैंक गोल्ड खरीदेगी तो मार्केट से खरीदेगी और वो पैसा कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। तो इससे तरलता तो सुनिश्चित हुई नहीं। अगर हम सरकारी प्रतिभूतियां खरीद रहे हैं या बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीद रही है तो वो पैसा कहाँ जाएगा? सरकार के पास जाएगा। तो मार्केट में भी तब भी तरलता सुनिश्चित नहीं हुई, क्योंकि पैसा सरकार के पास जा रहा है, सरकार उसको कल्याणकारी योजनाओं में यूज कर सकती है। तो इसीलिए ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि सीआरआर। इसलिए ये सीआरआर से कम प्रभावशाली है। अच्छा, वर्तमान में जो इसका रेट है वो भी 18% है, 18% ऑफ एनडीटीएल। ये घटता बढ़ता रहता है, आप इसको करंट में पढ़ सकते हैं। तो हमने एसएलआर के बारे में जाना, सीआरआर के बारे में जाना। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम अगले उपकरण के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।